Hello everyone, welcome back to the Hriday batch of Radhika classes. This is the 15th and most probably the last lecture of chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. अब हमने सिर्फ दो टॉपिक और करने हैं. एक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द लास्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम जैसे आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में बताया मैंने कि आपने क्या पढ़ना होता है. इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है और सॉल्युबिलिटी. तो वही ऑर्डर यहाँ पे कुछ फॉलो करेंगे और देखेंगे. तो सबसे पहले ना इसमें आप ऑर्डर लिख ही लो जैसे उसमें लिखवाया था. तो इसमें क्या होगा, अब साथ में ना बस आपने ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले कर देना है. कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा, फिर वही ऑर्डर जो आपने पहले लिखा, अल्कोहल, फिनॉल, सॉरी अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर, हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो मतलब क्या है, जो आप पहले पढ़ते आ रहे हो ना कि अल्कोहल का ज्यादा होता है, अब उससे भी ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का है, उससे भी ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का है, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल दो हैं, उनकी वजह से यहाँ पे एसोसिएशन हो जाती है. इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है, इंटरमोलिकुलर सॉरी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगी. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स दैट एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल्स, जिनका कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास होगा. क्यों? दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन. ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपस में जुड़ेंगे ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स. कैसे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और एक बात का ध्यान रखना, सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना किसी चीज का, ये देखो कितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाता है. बॉइलिंग पॉइंट इज अ सरफेस फिनोमिना. और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, दो यूनिट जुड़ रही हैं, ये डाइमर बनाते हैं. डाइमर का मतलब होता है, डाई मीन्स टू, मर मीन्स यूनिट. Two molecules of aldehydes are combined together, associate together with the help of intermolecular hydrogen bonding, जिनकी वजह से उनका सरफेस एरिया बढ़ा. सरफेस एरिया बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली, वेपर टूटेंगे ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं, और ये डाइमर की फॉर्म में रहती हैं. डाइमर मतलब खुद के साथ ही कंबाइन हो जाते हैं. डाई टू मर मीन्स यूनिट, दो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो जुड़े रहेंगे. बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इनका ज्यादा. पूछिए अल्कोहल से ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये क्या बनाती हैं, डाइमर बनाती हैं, दो जुड़ जाती हैं, एसोसिएट हो जाते हैं ये. ठीक है, दूसरी बात आ जाती है सॉल्युबिलिटी की. तो सॉल्युबिलिटी में भी मैंने आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में बढ़ाया. कार्बन का नंबर बढ़ता रहेगा ना, वो कार्बन 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 बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता रहेगा, तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कम. छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन, तो जैसे छोटा छोटा एल्डिहाइड है, ये छोटा सा दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पानी में मिक्स हो जाएगा. ठीक है, वाटर के साथ इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाटर के अंदर यहां से ये मिक्स हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. बट अगर ये वाला पार्ट बड़ा कर दें, बहुत बड़ा कर दें, हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ये टेढ़ा मेढ़ा बना के इसको बहुत बड़ा कर दें. ये हाइड्रोफोबिक होता है जो पानी से रिपेल होता है. जितने ज्यादा कार्बन बढ़ाते जाओगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता रहेगा, पानी के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी कम. तो यही लिखा हुआ है, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल विद वाटर ड्यू टू द, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर. उसके बाद कार्बन एटम बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन एटम बढ़ गए, वो इनसॉल्युबल या पार्शली थोड़े बहुत सॉल्युबल होंगे. क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. हाइड्रोफोबिक पाथ बढ़ गया, हाइड्रो पानी, फोबिक वाटर हीटर. ठीक है, पानी से डरते हैं, ये पानी के पास नहीं जाएंगे तो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे. तो बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट जो पहले वो पूरा आपको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लगवाया, अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक कौन है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का. कार्बोक्सिलिक एसिड का क्यों है, डाइमर बन रहा है, एसोसिएशन हो रही है, सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, तो उसका ज्यादा हो जाता है.
बॉइलिंग पॉइंट के बाद सॉल्युबिलिटी में सेम जो सब कुछ वही था जैसे एल्डिहाइड में पड़ा, कार्बन का नंबर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट। अब नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड ही आ रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर, ये तो हमें पता लग गया। प्रूव करने के लिए क्या किया, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया, इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया, दिस इज द मेटल। कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया। सब रिएक्शन में क्या देखा, कौन सी बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, और एच, ओ और एच, एच बाहर जा रहा है, और एच में एच बाहर जा रहा है, और एच में एच बाहर जा रहा है। तो पहली रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड, ये यहां से टूट जाएगी, और जिस चीज में से भी H प्लस बाहर हो जाता है, एनी पढ़ते थे ना एसिड में, विच गिव्स H प्लस आयन, जो H प्लस आयन दे देगा उसमें से H प्लस आयन बाहर चला गया तो वो एसिडिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में मेटल मिलाया, H बार हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेस एल्कली मिलाया, H बार हो गया। कार्बोनेट मिलाया, H बार हो गया। इवन की वाटर मिलाते हैं ना, वाटर भी मिलाते हैं तब भी H बार होके हाइड्रोनियम आयन बना देता है, और साथ में क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी भी देता है। ठीक है, कुछ भी मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, मेटल मिला रहे हैं, सारी चीजों में OH की क्लीवेज हो रही है, हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नहीं। वैसे तो हमें नाम से ही पता है एसिड आ रहा है तो एसिडिक, तो ये उन्होंने प्रूव दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर, पानी में टूटता है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ले लेता है। तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेबलाइज्ड भी है, H प्लस निकल गया एसिड, उसके बाद वो स्टेबलाइज्ड भी है, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, हेंस हमने प्रूव कर लिया। अब उसके बाद जो आप एल्कोहल फिनॉल में भी पढ़ चुके हो, एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कैसे चेक करते हैं, रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, रेजोनेंस होना चाहिए। मतलब मैंने आपको क्या बोल दिया, एक दे दिया CH3 CH2 COH, दूसरा दे दिया बेंजीन रिंग COH। ठीक है, इसमें एक और यहाँ पे CH3 COH, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, वो दोनों एसिडिक हैं, H प्लस दोनों में से निकलेगा, H प्लस निकलने के बाद ये रेजोनेंस की स्टेबिलिटी में दोनों आएंगे, कौन ज्यादा आएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनाएगा। बनाने आते हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपने क्या करना है, जब कभी भी एसिडिक नेचर की बात हो रही हो, एसिड आर दोज विच गिव्स H प्लस आयन इजिली। ठीक है, जो H प्लस आयन दे देते हैं, H प्लस आयन जिसमें से चले जाते हैं। क्यों जाते हैं H प्लस आयन, उसका रीजन ऐसे लर्न कर सकते हैं, CH3 COOOH, ये बॉन्ड है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जैसे ही वो कार्बन से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए, H बार हो गया। ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे ही वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो बार हो जाएगा H प्लस। ठीक है, तो एसिडिक नेचर आप ऐसे चेक कर सकते हो, इसको ऐसे ही ध्यान रखना कि कार्बो कोई भी चीज H प्लस साइन COOH, OH का H बार क्यों जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो H से अपने इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उसको बाहर कर देगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन देने हैं हमारे को। ठीक, तो H बार हो गया। H बार होने के बाद देखो अब कौन सा स्टेबल है, स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से आपको दिख रही है कि इसके अंदर भी स्टेबिलिटी आ सकती है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, इसका बनाओगे यहाँ पे भी रेजोनेंस है। किसमें ज्यादा रेजोनेंस है, किसमें ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, इसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ध्यान रखना, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक, मोर द एसिडिक नेचर। ठीक है, अब दूसरा दे दिया आपको, यहाँ पे बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है COH, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है COH, इधर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इधर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, बोथ आर, अब हमें ये बोल दिया कि एसिडिक है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो एसिडिक के दिमाग, जैसे ही एसिडिक आए ना आपके दिमाग में एक बात आ जाए,
यहाँ पे ऐसे करके देख लिया करो, ठीक है। कैसे करके देखना है आपने, ये O है ना, इसने H को बार करना है, ये O है ना, इसको क्या करना है, H को बार करना है। एसिड तो वही होते हैं जो H को बार कर देंगे। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, O को चाहिए H के इलेक्ट्रॉन, जैसे ही उसको मिल जाएंगे वो बाहर हो जाएगा। O को चाहिए H के इलेक्ट्रॉन, जैसे ही उसको मिलेंगे वो बाहर हो जाएगा, H प्लस बाहर हो जाएगा। O को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, किसके चाहिए, हाइड्रोजन के, जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बाहर। O को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये रिलीजिंग ग्रुप दे देगा इधर से उसको इलेक्ट्रॉन, तो उसको हाइड्रोजन की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा टाइम बाद ले लेगा। ये लगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये तो आके ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ये तो स्पीड पे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ठीक है। तो चेक करोगे H बार होना है, कौन जल्दी करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप वाला या रिलीजिंग ग्रुप वाला। विड्रॉइंग ग्रुप के लगते ही सारे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आएंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी उसकी तरफ आ जाएंगे, तो वो बाहर चला जाएगा। एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, शेयरिंग में 2 थे, वो ले गए H प्लस बार तो एसिडिक नेचर। रिलीजिंग ग्रुप दे रहा है इलेक्ट्रॉन, मिल जाएंगे उसको इलेक्ट्रॉन, तो जब उसको रिलीजिंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन मिल गए, H प्लस थोड़ी देर से बाहर जाएगा, तो एसिडिक नेचर थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक। तो कैसे ध्यान रखोगे, बस यही तरीका है, रेजोनेंस की वजह से जो H प्लस बार हो जाते हैं उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। विड्रॉइंग ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच जाएंगे, खींचने के बाद वो H प्लस के भी लेंगे तो H प्लस बाहर हो जाएगा, तो एसिडिक नेचर बढ़ गई। रिलीजिंग ग्रुप क्रॉस, मतलब रिलीजिंग ग्रुप लगाओ तो वो उसको देंगे इलेक्ट्रॉन, वो H प्लस बाहर जाएगा नहीं, टाइम लगेगा, तो थोड़ी सी एसिडिक नेचर कम। रेजोनेंस होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, रिलीजिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अब आपने ये भी देखना है, COH के जितना विड्रॉइंग ग्रुप क्लोज होगा एसिडिक नेचर बढ़ेगी, ठीक है। मतलब अभी इसके आगे करते हैं, COH के जितना विड्रॉइंग ग्रुप क्लोज होना चाहिए और रिलीजिंग ग्रुप उस पे क्लोज होगा तो एसिडिक नेचर कम। ये दोनों पॉइंट आपने अपने नोट्स में नोट करने हैं। अब देखो आपको क्या दे दिया, यहाँ पे मैंने बना के दिया CF3 COOH, दूसरा दिया CF3 CH2 COOH। अब COH को बताना है, बोथ आर एसिडिक, विच वन इज मोर एसिडिक, बोथ आर एसिडिक, विच वन इज मोर एसिडिक। अब इसमें ना फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसमें जल्दी खींचेगा, जिसमें वो COH यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये COH, इसको देखना है मेनली हमको, ये इसकी तरफ गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थोड़ा अभी टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जल्दी F खींच लेगा, यहाँ पे उसको थोड़ा टाइम लगेगा, यही है ना। तो किसमें जल्दी खींचेगा, इसमें। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे H बार हो गया, मोर एसिडिक लेस एसिडिक, ठीक है, मोर एसिडिक लेस एसिडिक। दूसरी बात, अब यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहां लगा हुआ है विच वन इज मोर एसिडिक। सबसे पहले देखो क्या लगा है, विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, F इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएंगे H बाहर हो जाएगा, जल्दी बाहर हो जाएगा, यहां थोड़ा टाइम लगेगा, मोर एसिड लेस एसिडिक। क्लियर है ना, कैसे चेक करोगे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क क्वेश्चन, आपने बताना है विच वन इज मोर एसिडिक। Which one is more acidic out of 1 and 2? 1 and 2, which one is more acidic? ठीक है, कर लोगे ना, ठीक। अभी मैंने आपको बोला रेजोनेंस को चेक कर लो, रेजोनेंस को चेक करो, जहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर H तो बाहर होंगे, कौन जल्दी कर रहा है, करना भी दोनों ने है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को चेक करो, ज्यादा रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है तो मोर एसिडिक, कम है तो लेस एसिडिक। फिर दूसरा, विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो मोर एसिडिक, रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तो लेस एसिडिक। जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप पास उतना ज्यादा, या जितना ज्यादा उनका नंबर उतना ज्यादा एसिडिक, दूसरे वाला लेस एसिडिक। क्लियर है। अब एक ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है और वो है, आउट ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विच वन इज मोर एसिडिक। सिंपल सा आपको फिनोल दे दिया,
उसके अंदर भी O के साथ H है, ये H जल्दी बाहर होगा या फिर RCOOH, या ये जल्दी बाहर होगा। तो माइंड में यही आता है, अभी तो पढ़ा कि जिसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो जल्दी बाहर हो जाएगा, अभी तो पढ़ के आए, पर क्वेश्चन में ये ज्यादा एसिडिक है या वो है, ठीक, हमारे माइंड में यही आएगा कि क्या बोला था, रेजोनेंस को चेक कर लो, रेजोनेंस जिसमें ज्यादा है वो जल्दी H+ बाहर करके स्टेबलाइज हो जाएगा। बट इसका आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल। ठीक है, ऐसा करने के लिए क्या किया हमने ना, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। मैंने दोनों के H+ को बाहर कर दिया, दोनों के H+ को बाहर कर दिया और उसके बाद इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे ही H+ बाहर किया, यहाँ पे बच गया नेगेटिव, यहाँ पे बच गया नेगेटिव, दोनों जगह क्या बच गया, नेगेटिव नेगेटिव। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब बनाया ना, तो ये वाला नेगेटिव जब आप बनाओगे, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, कार्बन कार्बन पे। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, फिर इधर इधर ऐसे पूरा। तो ऑक्सीजन से वो माइग्रेट होता हुआ कहाँ पे जा रहा है, कार्बन की तरफ जा रहा है। फिनोल में यही दिख रहा है ना, मैंने क्या किया, फिनोल लिया हुआ है, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, पूछ रहे हैं कौन सा ज्यादा एसिडिक है। दोनों को चेक किया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, माइंड में यही स्ट्राइक होगा, फिनोल होने वाला है क्योंकि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, दोनों के रेजोनेट, दोनों का HH बाहर किया, दोनों एसिडिक है, कौन सा ज्यादा है ये बताना है। बाहर करके दोनों के स्ट्रक्चर बनाए, दोनों के स्ट्रक्चर बनाए। यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन पे माइग्रेट हो गया, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन पे माइग्रेट हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर बनाए, कार्बोक्सिलेट के स्ट्रक्चर बनाए, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट हो गया, ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, यहां से ऊपर चला गया। यही दिख रहा है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखोगे तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, ऑक्सीजन से कार्बोनेट पे जा रहा है, कार्बन पे जा रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ऑक्सीजन के ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन से कहां पे माइग्रेट हो रहा था, कार्बन पे। तो जब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यही लिखा हुआ है, बोथ कार्बोक्सिलेट एंड फिनोक्साइड आयंस अंडरगो रेजोनेंस, दोनों में है, but in carboxylate ion the delocalization of negative charges from one oxygen to another, एक से दूसरे पे नेगेटिव चार्ज चला गया। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक जैसा ही स्ट्रक्चर है, एक से ऑक्सीजन पे गया दूसरे ऑक्सीजन पे आ गया। आर ऑब्टेन्ड while in phenoxide ion delocalization of negative charges from oxygen atom to less electronegative, कार्बन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, थोड़ी बहुत ही कम हो रही है। स्टेबिलिटी कम, एसिडिक नेचर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। तो इस तरह से आप ध्यान रखोगे, फिनोल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड, माना कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी मिलती है जो कि एसिडिक नेचर को बढ़ा देगी, बट रेजोनेंस के स्ट्रक्चर को भी देखो क्या हो रहा है, तो उसमें तो ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है क्योंकि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जाने की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे आ रहा है। क्लियर है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, आउट ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विच वन इज मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आगे करते हैं, नेक्स्ट अब आप इजी हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में क्या करना है, एनहाइड्राइड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, सिंपल तरीके से क्या करोगे, सिंपल सा तरीका है, CH3 इथेनोइक एनहाइड्राइड बनाना है। 2 बार इथेनोइक एनहाइड्राइड लिखो, एक बार उल्टा करके लिख देना, एक बार सीधा करके। ठीक है, ताकि जब कभी भी रिएक्शन करते हैं ऐसे ही किया करो, ऐसे लिख दिया। ठीक है, इन्होंने भी ऐसे लिखा है, खोल के लिखा है, मैंने बंद करके। OH और OH आमने सामने दिख रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P2O5 डाल दो, हीट कर दो, वाटर रिमूवल का काम होता है इसका। P ब्लॉक चैप्टर में आता है, H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो पानी निकाल देगा उसमें से, OH यहां से, H यहां से, H2O बार, क्या बचेगा, CH3 CO, अब यहां से क्या बचेगा आपके पास, O, फिर CO CH3। मतलब आप इसको ना ऐसे लिखो, अभी
ऐसे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सी को ऊपर ओ करके लिखते हैं, ए ऐसे, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी। सी डबल बॉन्ड ओ, अभी CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो बाहर हो गया, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3, बन गया ना वही का वही, एक ओ एक्स्ट्रा आ गया। बुक में कैसे बना के देते हैं इसको, बुक में कैसे बना के देते हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, नीचे भी लिख दो, ये वाला पार्ट नीचे लिख दो, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, एक ओ दोनों के लिए, इस कार्बन के लिए भी इस कार्बन के लिए भी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्लियर है, बन जाएगा। नेक्स्ट है एस्टर, एस्टर वाली रिएक्शन भी आपकी पहले आ चुकी है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एक ध्यान रखना, फिर से वही OH और OH आमने सामने आ रहे हैं, OH और OH आमने सामने आते हैं ना, OH यहां से, H यहां से बाहर कर दो, क्या बनेगा, इसी को देखो, R C डबल बॉन्ड O, पीछे से जोड़ो OR, एस्टर, साथ में क्या बाहर हो जाता है, H2O, मैंने ये रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट कर दी, H2O, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो इधर से क्वेश्चन क्या आता है, जब आप एसिड के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हो, एस्टर बनता है, साथ में वाटर रिमूवल होता है, ये रिएक्शन पूरी कैटालाइज्ड होती है, किसकी वजह से, H+ मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। तो जैसे ही ये रिएक्शन होती है ना, एस्टर बनता है, साथ साथ जो वाटर बनता है, उसमें क्या करना है, इमीडिएटली इस वाटर को रिमूव करो, इमीडिएटली देयर इज अ नीड टू रिमूव वाटर। तो यही क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन व्हाई इट इज नीडेड टू रिमूव वाटर इमीडिएटली, साथ ही साथ पानी को क्यों निकालना है, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में पीछे चली जाएगी और वो कार्बोक्सिलिक एसिड और ROH दोबारा बना देगा, इसलिए इसी को निकाल दो, लीचर-लायर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसकी कंसंट्रेशन कम कर दो, वाटर निकाल दो, वो पीछे जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, एनसीईआरटी में भी लिखा है कि देयर इज द इमीडिएट रिमूवल ऑफ वाटर ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन, व्हाई, बिकॉज ऑफ लीचर-लायर प्रिंसिपल, या ऐसे भी आपको पता लग रहा है कि वो पीछे जाएगी, तो हमें कंसंट्रेशन कम करनी पड़ेगी, वाटर को खत्म करो ताकि वो बैकवर्ड ना जाए, ताकि वो बैकवर्ड ना जाए, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है, ये रिएक्शन आपकी हेलो एल्केन्स में भी आ सकती है, ये थायोनाइल वाली, जब कभी भी PCCl दिख रहा है आपको, ऐसे का एज इट इज लिखा हुआ था हेलो एल्केन में, R साइड प्रोडक्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, OH जब कभी भी दिखे, PCl3 PCl5 SOCl2, तो आपने क्या करना है, OH को Cl से रिप्लेस कर देना है, RCOCl, 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 this OH is replaced by this OH is replaced by this Cl, OH is replaced by Cl, OH is replaced by Cl। इन तीनों में क्वेश्चन जो कि पहले आ चुका है, हेलो एल्केन वाले में कौन सी रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, थायोनाइल वाली को, SOCl2 को, बुक पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है, वाई, क्योंकि इसके अंदर जो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं साइड प्रोडक्ट, ये एस्केपेबल गैसेस होती हैं, ये एस्केप हो जाती हैं, एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और हमें प्योर प्रोडक्ट मिलता है, हमें प्योर प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, प्योर प्रोडक्ट, ठीक है, प्योर प्रोडक्ट मिलेगा, प्योर प्रोडक्ट, ठीक। तो ध्यान रहेगा ना कि अगर आपको OH कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है, उसको हटाना है किससे, Cl से, किसको प्रेफर कर, वैसे तो कुछ भी डाल दो, लेकिन OH को रिप्लेस करना है किससे, Cl से, तो आप SOCl2 याद रखोगे, वाई, क्योंकि वो हमें प्योर प्रोडक्ट देगा, उसके अंदर जो दो गैसेस बनती है SO2 और HCl, वो एस्केपेबल होती हैं, वो एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी और हमें प्योर प्रोडक्ट मिलेगा। ये वाला टॉपिक आपने हेलो एल्केन्स में कर रखा है, तो इसके मैकेनिज्म को, ये साइड प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, ये आप हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में देखना, यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपने बस इतना ध्यान रखना है, जब आपके पास आपको लगे कन्वर्ट करना है और उस कन्वर्ट में आपको कन्वर्जन जब आए, ये OH है, इसको Cl से हटाना है, तो आप SOCl2 डालोगे, लास्ट वाला OH Cl से हटाना है तो SOCl2 डाल दो, बस, ठीक है।
नेक्स्ट है अमाइड वाली रिएक्शन। तो ये मैं आपको अपने आप कराती हूँ कि ये कैसे होने वाली है आपकी। कैसे होगा, बिल्कुल आसान सी है। ठीक, तो आर COOH, बीच का सोल्ट नहीं बनवा के डायरेक्ट बनवाती हूँ। इसमें डाला अमोनिया, इसमें डाला अमोनिया। करो, वही एक ही चीज दिख रही है कि कुछ बार करना पड़ेगा। और OH जब कभी भी दिखता है ना, तो देयर इज अ चांस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर। OH यहाँ से, एक H यहाँ से, क्या रह जाएगा, H2O रिमूव कर दो। क्या पहले बीच में सोल्ट बनता है, अमोनियम सोल्ट बनता है कि ये सारा कंबाइन हो जाए। चलो मैं आपको कंबाइन करना भी सिखा देती हूँ कैसे बनेगा, लेकिन वो करना नहीं है, आप डायरेक्ट करोगे। RC, ये क्योंकि एसिड है, एसिड क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज कर देंगे। इसमें से एक H+ आयन रिलीज हो गया, मैंने पहले इसको लिया, H+ आयन रिलीज हो जाते हैं। अब उसके बाद ये H+ आयन अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो डायरेक्ट बनेगा क्या, वो बता रही हूँ। RCOOH, ये बेस डाला अमोनिया, तो होता क्या है, सबसे पहले ये H+ आयन क्योंकि एसिडिक है, रिलीज करके इसके पास चला जाएगा, ये बना देगा RCOO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। अब ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन हो जाते हैं, क्या बना देगा, RCOO NH4 पॉजिटिव, ये बन जाता है। ठीक है, बीच में आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि अब व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया। तो एसिड है, H+ आयन रिलीज कराएगा, वो H+ आयन इस बेस के साथ, अमोनिया इज अ बेस, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये दोनों बनाएंगे, ये दोनों मैंने जोड़ के लिख दिए। बट इस पे ना इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सिंपल सी एक रिएक्शन को ध्यान रखना है, कैसे, जो अब मैं आपको सिखाऊंगी। सोल्ट बनाने की बीच में जरूरत नहीं है। तो आप RC≡O जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वही ध्यान रखते हैं। OH यहां से, एक H यहां से बाहर कर दो, वाटर का रिमूवल, क्या बन रहा है, RCO। अब मैंने OH को और एक H को यहां से बाहर कर दिया, क्या बच गया, NH2। इसको बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड। सेम रिएक्शन दी, बीच वाला बनाया ही नहीं, जो सोल्ट बनता है ना वो बनाया ही नहीं। चलो बीच में सोल्ट की जगह छोड़ भी देते हैं, वो बनाएंगे। पहले देखो क्या बनेगा, यहाँ क्या लगा हुआ है, COH, क्या डालना है, अमोनिया डालना है, क्या बनेगा, डायरेक्ट ध्यान रखो, पहले तो डायरेक्ट ही पेपर में करने हैं। OH यहां से, H यहां से, OH यहां से, H यहां से, क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, CO NH2। ठीक है, अमाइड बन गया, बेंजामाइड। बीच में आपको सोल्ट बनाना आना चाहिए, तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो। कैसे, कार्बोक्सिलेट एसिड अपना H+ आयन रिलीज करेगा, NH4 पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, ध्यान रहे तो बना देना, फिर वाटर रिमूवल होके ये बन जाएगा। लेकिन आप ध्यान डायरेक्ट रखो, ध्यान तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कन्वर्जन में हेल्प होगा। OH के साथ एक H, क्या बचेगा, बेंजीन रिंग, NH2, अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, अमाइड। ठीक है, बेंजा अमाइड। अब नेक्स्ट एक और है, थैलामाइड बनता है, उसमें बेंजीन रिंग पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, COH NH3 के 2 मॉलिक्यूल्स डालो। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, H2O रिमूवल होगा, OH 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूवल करो। बीच वाला सोल्ट नहीं बना रही मैं, फिर से याद रखना, वो आपको बता दिए कैसे अमोनियम सोल्ट बनता है। तो ये बन जाएगा कैसे, OH यहां से, H यहां से, OH यहां से, H यहां से, क्या बना, COO एंड OH के साथ H निकाल दिया, NH2, OH के साथ H निकाल दिया, NH2। अगर बीच वाला भी बनाना हो, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो अमोनियम सोल्ट ऐसे बनता है, COO NH4 पॉजिटिव, COO NH4 पॉजिटिव। ठीक है, बीच वाला सोल्ट, बस करना क्या है, ये वाला H इधर आगे कंबाइन कर देना है, अमोनियम सोल्ट, फिर उसको हीट करते हैं, वाटर रिमूवल होता है। तो मैंने आपको ये डायरेक्ट बता रखा है कि डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हो आप, कैसे बाहर होगा। अभी जब बेंजीन रिंग पे 2 COH ग्रुप डालते हैं, उसमें अमोनिया डाला, वाटर रिमूवल हो रहा है, इसको बोलते हैं थैलामाइड, THAL अमाइड, थैलामाइड। ठीक है, थैलामाइड।
ये बनाने के लिए आ जाता है, थैलामाइड बना के दिखाओ। क्या करना है, सिर्फ अमोनिया डालना है, हीट कर देना है, OH यहाँ से OH यहाँ से HH करके NH2 बचेगा। अब इसको फर्दर हीट करो, फर्दर हीट करो। अब थैलामाइड को फर्दर हीट करना है, थैलामाइड मैं इधर बना रही हूं, थैलामाइड को फर्दर हीट करना है। ये जो थैलामाइड बनाया इसको फर्दर हीट करो, तो अब क्या होगा, अमोनिया गैस रिलीज होगी। कैसे रिलीज होगी, ध्यान देना इधर, ठीक है। फर्दर एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते रहा करो कि कैसे होगी। अब NH2 यहां से, सिर्फ ये लर्न करने के लिए, NH2 यहां से और एक H यहां से, कैसे देखना, पूरी की पूरी बॉन्ड टूटेगी। बेंजीन रिंग, CO CO को कुछ नहीं होगा, C डबल बॉन्ड O ऊपर, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे, ये पूरा NH2 जाएगा और इधर से H लेके जाएगा, क्या बच जाएगा दोनों पे, NH, ठीक है। ये NH2 पूरा गया, ये बॉन्ड खाली, ये H बार जाएगा, ये दोनों बॉन्ड जुड़ जाएंगी, क्या बन जाएगा, NH। इसको बोलते हैं थैलामाइड, ठीक है। पीछे अमाइड की जगह आई आ जाए, A की जगह आई आ जाएगा, थैलामाइड, ठीक है। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे आपको दे रखी है, पहले बीच में सोल्ट बना रखा है COH, ये वाला H इसके साथ कंबाइन करके, ये वाला H इसके साथ कंबाइन करके अमोनियम बना देगा। पहले अमोनियम निकालो, फिर वाटर रिमूवल करो। आपको मैंने डायरेक्ट सिखाया है कि कैसे वाटर रिमूवल करना है, डायरेक्ट ध्यान रख लो। थैलामाइड बनेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो अमोनिया की प्रेजेंस में, अमाइड की जगह आइमाइड आ जाएगा, ठीक है, अमाइड की जगह आइमाइड आ जाएगा। तो ध्यान रखना किस तरह से ये रिएक्शन हो रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बनाने के लिए आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक जाके दिखाओ, ठीक है, करके रखना अपने आप। उसके बाद है रिडक्शन रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन तो आपकी +1 क्लास की रिएक्शन है, एनसीईआरटी में मेंशन भी कर रखा है एज इन क्लास +1। तो ध्यान रखना रिडक्शन में क्या करना होता है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड कराने हैं, आपको रिएक्शन दे दी RCOOH, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें, B2H6, H दिख रहा है, रिडक्शन होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा आता है, ये एक O हटाना और उसकी जगह H डाल देना, RH2 CH2OH, दो डबल बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन H और H, ठीक है। एक O हटाना है, उसकी जगह क्या डाल देना है, H डाल देना है, एक O हटाना है, उसकी जगह 2 H डाल देने हैं। जब क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर B2H6। डीकार्बोक्सिलेशन, नाम से ही आपको पता लग रहा है, डी मतलब रिमूवल, कार्ब मतलब कार्बन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये सोडा लाइम रिएक्शन की उसमें भी आ जाती है, जब ये पूरी +1 वाली है, जब कभी भी आपके पास ये हो, वैसे ये ना अब आप करोगे कन्वर्जन में यूज, मतलब कि आई प्रेफर की यूज मत करना, क्योंकि ये याद नहीं रहती है, +1 की आप इतने सारी रिएक्शंस को कर चुके हो, ये +1 वाली ध्यान नहीं रहेगी, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है। डीकार्बोक्सी, ये दोनों की प्रेजेंस में क्विक क्लाइम डालें NaOH की प्रेजेंस में, तो ध्यान रखना है ये वाला पूरा पार्ट हटा दिया करो, ठीक है। कार्बन डी कार्बोक्सिलेशन, डी रिमूवल, कार्बन और ऑक्सीजन वाला पूरा पार्ट हटा दो, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो क्या बना देगा ये, Na2 हो जाएंगे, Na2CO3, ठीक है। Na2 देखो कैसे किया हुआ है, आपको दिया, एक बार मैं रब कर लूं यहां से, कैसे लर्न हो सकती है, इसकी ट्रिक क्या है, मैकेनिज्म +1 क्लास की एनसीईआरटी में है इसका, ठीक है, लेकिन आप कैसे ध्यान रख सकते हो। डीकार्बोक्सिलेशन, सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन करते कैसे हैं, क्या कंडीशन होती है, ये दोनों इकट्ठे डले हो, तो ध्यान आ जाए, एसिड की जो आपको सॉल्ट दे रखा है एसिड का, उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी। करना क्या है, RCOONA सॉल्ट देंगे, NaOH, ध्यान आ गया कि ये डीकार्बोक्सिलेशन है, एनसीईआरटी रीडिंग करके जाते हो, हीट कर रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन COA बता रहा है आपको, ये पूरा का पूरा हटा दो, कैसे बार होगा, एक Na ये रहा, एक ये रहा, Na2C, एक O ये रहा, एक O ये रहा, एक ये रहा, क्या बार हो गया, Na2,
ये एन ए बार कर दिया, ये एन ए बार कर दिया, सी ओ ओ ओ और ओ, CO3। अब क्या बच गया, आर, और उसके साथ पीछे से क्या बच गया, एच, RH Na2CO3। सिर्फ ये जर्नलाइज की आपको लर्न हो जाए कि कैसे लर्न करनी है, ठीक है। बट मैं प्रेफर करूंगी इस रिएक्शन से कन्वर्जन मत करना, ठीक है। इस रिएक्शन से कन्वर्जन जो आपने करने हैं कि आपको कुछ बनाना है जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसका यूज मत करना, ठीक है। करना चाहो कर भी लो, लेकिन ये याद नहीं रहेगी, मतलब मुझे ऐसे लगता है। बाकी अगर आपसे हो जाए क्विक लाइन से, है इजी सी बिल्कुल डीकार्बोक्सिलेशन, बट वहां पे ध्यान नहीं आती है, भूल जाते हो, तो बाकी सारी रिएक्शन रिडक्शन करा लो, कुछ भी करा लो, इस पे फोकस मत करना ज्यादा, ठीक। लेकिन ये ध्यान रख के जाना, जब कभी भी ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं ये वाले, तो ये वाला पूरा पार्ट आपने निकाल देना है और इसकी जगह क्या लगा देना है, एच लगा देना है, एच। ऐसे ही +1 में एक और भी रिएक्शन थी, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो जब आप जाओ पढ़ के, तो एक बार +1 में डीकार्बोक्सिलेशन और कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास HBZ रिएक्शन, ठीक है। HBZ रिएक्शन, इसको नाम दिया जाता है HVZ, ठीक। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, जरूर आएगा। ये अल्फा हाइड्रोजन, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन करी थी ना, वैसी यहाँ पे भी आपने अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है इस रिएक्शन में, अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, HVZ कभी भी होगी। तो जब आपको लगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड के साइड वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वहां कुछ लगा हुआ मिल रहा है आपको, तो आपको ध्यान आ जाए HVZ हो रही है यहाँ पे। इस पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसके साथ वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है ना, उन पे कुछ लगा हुआ है, ठीक है। कुछ भी लगाओ, कोई भी कन्वर्जन, क्योंकि घुमा फिरा के कन्वर्जन दे दे, आपको पता ही ना लगे HVZ लग रही है। तो HVZ की एक ही पहचान है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कुछ नहीं होता, उसके साथ वाला जो कार्बन है ना अल्फा, वहां पे हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगाओ, तो इट मीन्स ये HVZ ही है, इट मीन्स ये HVZ ही है। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई रोल नहीं है, उसके साथ वाला ये इंपॉर्टेंट है। क्या डालेंगे इसमें, X2 डालते हैं, मतलब Cl2 डाल लो या Br2 डाल दो, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, फिर हाइड्रोलाइज करा रहे हैं। आपने बस ध्यान रखना है रेड फॉस्फोरस Cl2, ठीक है। ये वाटर तो पता नहीं कितनों में डाल देते हो, ठीक है। तो हमें मैकेनिज्म पे ध्यान भी नहीं देना, हमें तो सिर्फ पता होना चाहिए HVZ हो रही है। मैकेनिज्म हायर क्लासेस में आते हैं कि कैसे कैसे करने हैं, या कॉम्पिटिटिव में करते हैं। तो ये सिंपल आ गया कैसे, इस पे कुछ नहीं हो रहा, इस पे कुछ नहीं हो रहा, इसके साथ हले का हाइड्रोजन है वहां पे कुछ लग रहा है, तो RCH, एक H बाहर निकाल दिया क्योंकि यही रिएक्शन होनी है। किससे पता लगेगा, Cl2 कुछ नहीं बताने वाला, साथ में रेड फॉस्फोरस जो है, ठीक है, वो मेन है, वही अल्फा के लिए रिएक्शन करेगा। हाइड्रोलाइज डाल दो यहाँ पे, एक H के साथ Cl बार, एक H यहाँ से Cl बार और एक Cl इधर लग जाएगा, क्या बनेगा, RCH, एक Cl इधर लग जाएगा, COH में तो कुछ भी नहीं होएगा, वो ऐसे ही रहेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, यहां से H और दूसरा Cl बार। HBZ रिएक्शन में यहां पे करना है, यहां से H निकलेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब आपको Cl से चीजें हटा हटा के कुछ लगाना है लगा लो, लेकिन COH पे कुछ नहीं हो रहा, उसके साथ वाले कार्बन के हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूशन हो रही है, HVZ, HVZ ध्यान रखना, ठीक है। साथ वाला, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस पे कैसे लगाऊं। तो COH के साथ वाला कार्बन और उसका हाइड्रोजन अलग अलग चीजों से, पहले तो हेलोजन से ही होगा, फिर हेलोजन से किसी और से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, माइंड में आ जाए HVZ करनी है, HVZ रिएक्शन करनी है। उसके बाद लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको बताया था कार्बोनिल पार्ट जब कभी भी ऊपर लगाओ वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ऑर्थो पे पैरा पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खत्म। तो अभी आपने कोई भी नई चीज कहाँ लगानी है, मेटा पे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगी, मेटा पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, HNO3 डालना है, किसकी प्रेजेंस में डालना है, H2SO4 की प्रेजेंस में डालना है, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और O यहाँ से, क्या बच जाएगा, NO2, क्या बच जाएगा, NO2। क्लियर है। ऐसे ही आप Br2 डालोगे तो Br2 भी क्या करेगा, Br 2 बार लिख लो,
मेटा पे एक H यहाँ से Br के साथ बार, HBr बार और दूसरा Br यहाँ लग जाएगा। मेटा पे लगाना है, मेटा पे, ऑर्थो पे नहीं लगाना, मेटा पे लगाना है। क्लियर है? मेटा पे लगाना है। फिर उसके बाद इसके यूजेस, तो ये लास्ट यूजेस, मिथेनोइक एसिड ये अलग अलग चीजों में यूज होगा। मिथेनोइक एसिड हाईलाइट करके चलते हैं कौन सी चीज यहाँ पे यूज होनी है। मिथेनोइक एसिड रबड़ में, टेक्सटाइल में, डाइंग में। पहले ये आपका चैप्टर ना कि ये पॉलीमर्स में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है सब थे। मिथेनोइक कहाँ होगा, इथेनोइक कहाँ होगा, मतलब जो भी थे, फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ होगा, बट अब वो ना डिलीट हो गया पॉलीमर्स वाला चैप्टर। तो मे बी यूजेस से क्वेश्चन ना आए आपको, लेकिन पहले आता था कि ये कहाँ पे यूज होगा, पॉलीमर से क्वेश्चन को रिलेट कर लेते थे। तो इथेनोइक एसिड को विनेगर में यूज करते हैं। हेक्सेन 1 डाइक एसिड ये पहले आपका पॉलीमर्स में आता था, ये नाइलॉन बनाने में हेल्प करता है। एस्टर कहाँ पे होगा, तो ये पहले की बात थी कि आपसे पूछ लेते थे यूजेस में, लेकिन इस चैप्टर से भी नहीं पूछते थे। वो चैप्टर का नाम था पॉलीमर्स, डिलीट है सिलेबस से, सिर्फ एक बार रीड करके चले जाना। सोप्स और डिटर्जेंट में क्या यूज होता है, फूड प्रिजर्वेटिव में कौन सा यूज हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव वाला भी आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आता था कि क्या यूज हो रहा है, अब वो भी नहीं है सिलेबस में। तो सिर्फ एक बार हल्की सी रीडिंग कर लेना कि क्या पता बाई चांस क्वेश्चन आ ना जाए सिर्फ। ठीक है, वैसे नहीं आएगा। ठीक है, वैसे नहीं आने वाला। ठीक, सो ये आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर था जो कि कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको अमाइंस स्टार्ट कराऊंगी। अमाइंस को मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते ही खत्म कर देना है, और सिलेबस की टेंशन मत लो, सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो कि आपके साथ साथ एनसीईआरटी की रीडिंग होती रहे और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। जोन सा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का नहीं होता है वो कमेंट कर दो, मैं उसको साथ साथ सॉल्व कर दूंगी। ओके, थैंक यू।